कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा हो चुका है, बुद्धिज्म भी खत्म हो गया है ना। अरे क्या हो गया ये, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। तो बाबू यहाँ पर जैन धर्म, बुद्ध धर्म ये हो चुके हैं। जैन धर्म, बुद्ध धर्म हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। महाजनपद हो गया। मौर्यंस पर बात कर रहे हैं, मौर्यंस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, जीवन में स्वाद नहीं है, क्या हुआ सुजीत? इन्हें मार लगाई तुम में? हाँ, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपका अभिवादन दिल से स्वीकार किया जाता है। गुल्लू उर्फ गुलशन। आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं हम यहाँ पर चर्चा हो रही थी कल बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में चर्चा हो रही थी। बिंदुसार किस प्रकार का व्यक्ति था, आप जान चुके हैं कि बिंदुसार अलग ही गच आदमी था, अलग ही गच आदमी था बिंदुसार। बिंदुसार का अपना एक अलग जलवा था, ऑरा ही अलग था बिंदुसार का। झांसी की धरती से झंकार वाला नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार पवन। स्टार्ट करें बच्चे टॉपिक को, ही ना? स्टार्ट करते हैं। अब बिंदुसार जो है, बिंदुसार अपने पद पर बना रहा, लेकिन बिंदुसार, आप समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो मृत्यु होना निर्धारित है, जीवन और मरण का चक्र चलता रहेगा। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन चक्र रुक जाएगा, वो भी चलता रहेगा। तो हमें यहां पर देखने को मिला कि किस प्रकार से यहां पर बिंदुसार का ठीक ठाक अपना रुतबा रहा है, बट उसके बाद उसके मृत्यु के पश्चात अगला शासक बनता है अशोक। अशोक अगला शासक बनता है। 269 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 273 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ समय तक शासन अस्थायी रहा है, उसके बाद कुछ समय तक शासन अस्थायी रहा है, याद रखना। ठीक है, 273 में इसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद शासन कुछ समय तक अस्थायी रहा। इस चीज को लिखिए। 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है, 273 बीसी बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हो गई। बिंदुसार की मृत्यु, देखो समझते हैं, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ठीक है, चलिए। तो बिंदुसार डाइड, बिंदुसार डाइड, बिंदुसार डाइड। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात, ठीक है, लगभग लगभग 4-5 वर्ष अस्थायी शासन रहा, 4-5 वर्ष अस्थायी शासन रहा, अस्थायी शासन रहा। टेम्परेली रूल रहा था, टेम्परेली रूल रहा था। किसका? सर कह नहीं सकते कि किसका रूल था, बट अशोक का वर्चस्व था। ठीक है, चलिए। मैंने क्या बताया? टेम्परेरी रूल यहां पर रहा है, टेम्परेरी रूल यहां पर रहा है, टेम्परेरी रूल यहां पर रहा है। इसको अशोक का डोमिनेटिक ईयर्स भी कहते हैं। अब हुआ गया था, अशोक और सुसीम में किस प्रकार का संबंध था, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से संबंध इनका देखने को मिलता है। एक बार की बात है कि भैया यहां पर तक्षशिला में अशांति फैल गई थी, तक्षशिला में अशांति फैल गई थी, और तक्षशिला की अशांति को शांत करने के लिए बिंदुसार ने सुशीम को भेजा था। समझना, मैं आपको एक पास्ट इंसिडेंट बताता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। एक बार बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, शासनकाल में तक्षशिला में अशांति फैली थी, तक्षशिला में अशांति फैल गई थी, अशांति फैली थी, तक्षशिला में अशांति फैली थी। मतलब हुआ क्या था, तक्षशिला में अशांति फैल गई है। वंस तक्षशिला अफेक्टेड बाय अनपीस, तक्षशिला अफेक्टेड बाय केओस, तक्षशिला में फैल गया जाता है केओस। उसको शांत करने के लिए सुशीम को भेजा जाता है। बिंदुसार ने किसको भेजा था? सुशीम को भेजा था। बिंदुसार सेंट सुशीम, बिंदुसार सेंट सुशीम, बिंदुसार सेंट सुशीम।
बिंदुसार ने सुशीम को भेजा था, सुशीम को भेजा था, बट सुशीम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा था, सुशीम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है बाबू, सुशील क्या था, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा था। सुशील वॉज नॉट सक्सेसफुल, सुशीम वॉज नॉट सक्सेसफुल, सुशीम असफल रहा था, असफल रहा था। तो यहां पर किसको भेजा गया था, तब अशोक ने उसको संभाला था, तब अशोक ने शांति स्थापित की थी, अशोक ने शांति स्थापित की थी, अशोक ने शांति स्थापित की थी। अशोका मेड पीस देयर, मेक पीस देयर, मेक पीस देयर। यही नहीं, अभी और सुनिए, अशोक यहां नहीं रुका। इसके पश्चात अशोक क्या करता है, बिंदुसार से आके कहता है देखो पिताजी, मैं तो लेवल ही अलग है पिताजी, आप मुझे छोटे काम ना दें, मुझे बड़े काम दो, बड़े काम। तो बिंदुसार ने अशोक को अवंती भेजा था। अवंती जब अशोक को भेजा गया, अवंती में जाके उसने बहुत जोर का काम करा। बहुत जोर के काम का मतलब क्या है, अवंती में जाके अशोक ने अपने प्रभाव को पूर्णतः दर्शाया और उस चीज को स्पष्ट करके लोगों के सामने लेकर आया। इस वजह से अशोक की काबिले तारीफ काम की वजह से अशोक को अवंती का राज्यपाल बना दिया गया। अवंती के बारे में अगर मैं बात बताऊंगा, आज की डेट में उज्जैन ही अवंती है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद अशोक को अवंती भी भेजा गया था। अशोक ने ही अवंती में शांति स्थापित करी थी, अवंती में शांति स्थापित करी थी, शांति स्थापित करी थी, अतः उसे अवंती का राज्यपाल बनाया गया था, अतः उसे अवंती का राज्यपाल बनाया गया, अवंती का राज्यपाल बनाया गया और राज्यपाल बनाया गया। बिकॉज ही मैनेज टू मेक पीस इन अवंती, because he managed to make peace in Avanti, so that's why he was declared as governor of Avanti. ठीक है, अवंती का राज्यपाल बनाया गया। तो अवंती आज की डेट का उज्जैन है। तो उज्जैन का गवर्नर एक टाइम पर कौन रहा है, उज्जैन का गवर्नर एक टाइम पर अशोक रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि अवंती आज की डेट में क्या है बाबू, अवंती ही आज की डेट में उज्जैन है। यही आज की डेट में उज्जैन है, उज्जैन वर्तमान का उज्जैन ही अवंती है, वर्तमान का उज्जैन ही अवंती है। ठीक है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ठीक है, बिना परेशानी के नोट करें, बिना परेशानी के आप नोट करें। ठीक है, जब आप नोट कर लेंगे फिर बताएं, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम इसके बारे में। शासक क्यों नहीं बनाया, अरे शासक गवर्नर ही शासक होता है, शासक सबसे ऊंचे स्थान पर है, राइट। चलो नोट हो गया। अब यहां पे समझना, हमें कुछ जैन अनुश्रुतियां देखने को मिलती हैं। अनुश्रुतियों का मतलब होता है कुछ जैन ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं। जैन अनुभूतियों के अनुसार बिंदुसार अशोक को शासक नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, चलिए लिखा मैंने, जैन अनुभूतियों के अनुसार अशोक जबरदस्ती राजा बना था, बलपूर्वक राजा बना है। अशोक बलपूर्वक राजा बना है, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राजा बना है। अशोक बलपूर्वक शासक बना, बलपूर्वक शासक बना। ठीक है,
जैन अनुभूतियां क्या कहती हैं? जैन अनुभूतियां, जैन अनुभूति, जैन अनुभूतियां क्या कहती हैं? अशोक बिकेम किंग बाय फोर्स, अशोक बिकेम किंग बाय फोर्स, किंग बाय फोर्स। सर क्या ये सही था? क्षत्रिय धर्म कहता है कि यदि आपको आपका हक ना दिया जाए तो वह हक आपको छीन लेना होता है। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर लोग ही भूमि का जो है लालन पालन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा खैर, इसके बारे में समझिए आगे। एक और अनुभूति हमें देखने को मिलती है। अनुभूति का मतलब होता है स्कल्पचर, अनुभूति का मतलब होता है स्कल्पचर कह सकते हैं आप। एक हमें देखने को मिलती है सिंघली अनुश्रुति, सिंघली, सिंघली अनुश्रुति, अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब क्या है? जो हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, चलिए। अनुश्रुति तो आप कह सकते हैं सिंगली, SINGHLI, सिंगली। अनुश्रुति इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं ओरल इंस्क्रिप्शन, लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, अब सिंगली अनुश्रुति में ही लिखा हुआ है कि उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। इसके अलावा यह बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एक ही स्थान पर है। ठीक है, सिंगली अनुश्रुति कहती है कि 269 BC में गद्दी पर बैठने से पहले, 269 BC में गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले, बैठने से पहले 99 भाइयों का कत्ल किया था। 99 भाइयों का कत्ल किया था, कत्ल किया था, कत्ल किया था। ठीक है, आप कई बार सुनते हो ना कि सूत्रों के हवालों से पता लगा है, सूत्रों के हवालों से यह पता लगा है, सूत्रों के हवाले से यह पता लगा, सुनते ना? तो जो भी बाद में सिंगली में लिखी हुई है, सिंगली में अनुश्रुति है, कोई रिटन एविडेंस किसी के पास नहीं है। जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ उसमें भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सुनने में आया था कि अशोक ने 99 भाइयों का कत्ल किया। सुनने में आया था, यह लिखा हुआ है बस, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, बैठने से पहले 99 भाइयों का कत्ल किया था। ही किल्ड 99 ब्रदर्स, he killed 99 brothers before gaining throne, before gaining throne। तो बाबू ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। ये केवल नीचा दिखाने के लिए कई बार किया जाता है। क्या इन 99 में सुशीम था? जी हां। ठीक है, आगे बढ़िए, आप समझिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। तारानाथ जो है जैन गुरु हैं, जैन धर्म के तारानाथ हैं, वो भी यही कहते हैं। ठीक है, देखने को मिलते हैं तारानाथ, एक राइटर है, वो आपको देखने को मिलते हैं तारानाथ। जैन अनुभूतियों के अनुसार जैन अनुभूति किसके? तारानाथ की जैन अनुभूति है। तारानाथ ये एक लेखक है, ये जैन गुरु हैं, जैन गुरु हैं, यही कहते हैं कि ऐसा हुआ था। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं बिंदुसार के। अच्छा, तो बिंदुसार के तो दो ही संत थे, बिंदुसार के बहुत सारे संत थे, उत्तराधिकार का हक रखने वाले केवल दो ही संत थे। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं बाबू, बताइए, फिर हम अशोक के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। सुशीम भी मारा गया है, बढ़िया। सुशीम के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, रुक जाओ भी। सुशीम को क्यों मार रहे हो तुम? आगे मैं चर्चा करूंगा सुशीम के बारे में। ये अगर नोट हो गया है तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। फिर वही बात कि ये तो दो ही भाई थे। अरे दो भाई वो थे जो उत्तराधिकार ले सकते थे। बिंदुसार आजीविक धर्म को मानता था। जी हाँ, मानता था। ठीक है, आगे बढ़िए। आज आपकी दो समस्याओं का भी हल कर दिया जाएगा, एक तो करंट अफेयर्स का और एक मूल विधि का भी। हाँ। नोट करिए, नेक्स्ट लिखिए अशोक के बारे में लिखिए। अशोक महान, द ग्रेट अशोका। अशोक जी की हम चर्चा कर रहे हैं, अशोक जी की चर्चा कर रहे हैं। अशोक, अशोका।
अशोका जी के बारे में याद रखना, 269 से गद्दी पर बैठे हैं, 269 में गद्दी पर बैठे हैं बीसीई। अब कुछ किताबें 268 भी बताती हैं, जो कि गलत नहीं है, बात को समझने की कोशिश करना। लेकिन इनका जो टेन्योर है वह समाप्त कब होता है? सब 232 में इनका टेन्योर समाप्त हो जाता है, ये स्पेसिफिक है, 232 में टेन्योर समाप्त हो जाता है। एसएससी 268 मानती है, मैं लिख रहा हूं, एसएससी 268 भी मानती है, 268 बीसीई भी मानती है, भी मानती है। एसएससी यानी जो आपका आयोग है, एसएससी आयोग 268 भी कहता है। हम किसको माने बच्चे? आप 268 और 269 में एक ईयर गैप होता है, इस बीच में वो है तख्त पर बैठा है, ये एक मैटर होता है, राइट? जी हाँ। नेक्स्ट अगला पॉइंटर आप लिखेंगे, अशोक के उपनाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है इनको, उपनाम है इनके देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम है, प्रियदर्शी इनका नाम है, देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं को प्यारा, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इसका मतलब होता है बाबू देवताओं को प्यारा, देवताओं को प्यारा आप देख सकते हैं क्या? देवताओं को प्यारा आप देख सकते हैं, याद रखना। मास्की गुर्जरा, नेटूर, मास्की गुर्जरा, मास्की गुर्जरा और नेटूर अभिलेख में इसकी जानकारी भी मिलती है, नेटूर अभिलेख में इसकी जानकारी भी है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉस्की गुर्जरा अभिलेख, दीज आर इंस्क्रिप्शन। नाम क्या क्या है बाबू? इसी में अशोक की जानकारी मिलती है, मास्की गुर्जरा, मास्की गुर्जरा, नेटूर इंस्क्रिप्शन, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, याद रखना। उदय गोलान में भी पता लगता है, ठीक है। अरे मास्की और गुर्जरा अलग अलग है भाई, मास्की गुर्जरा अलग अलग है, नेटूर भी है और उदय गोलान भी है, उदय गोलान अभिलेख, उदय गोलान अभिलेख भी है, उदय गोलान अभिलेख, अभिलेख भी है। कहां कहां पे है फटाफट समझिए। उदय गोलान, उदय गोलान इंस्क्रिप्शन, ये सब इसकी जानकारी देते हैं, इसकी जानकारी देते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज यही हैं, इंफॉर्मेशन बाबू इनकी यहीं से देखने को मिलती है, बात आई समझ में? तो सबसे पहले आप देखेंगे मास्की गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा कर्नाटक मध्य प्रदेश, गुर्जरा में केवल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है खाली, है मध्य प्रदेश, बाकी के सारे बाबू कहां पर हैं? कर्नाटक में है। मास्की कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, तक में है कर्नाटक। उदय गोलान भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है चलो। और नेटूर भी कर्नाटक में है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लोकेशन क्या है, आप बता देंगे कि कहां कहां इनकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है बिना परेशानी के, ठीक है चलो, ठीक है। और इसके अलावा जो भ्रभु अभिलेख है, भ्रभु अभिलेख राजस्थान में है बाबू, भ्रभु अभिलेख, भ्रभु अभिलेख, जो भ्रभु अभिलेख है राजस्थान वाला, भ्रभु अभिलेख, भ्रभु अभिलेख, भ्रभु इंस्क्रिप्शन, इसमें अशोक खुद यह कहता है कि मैं मौर्य शासक हूं, अशोक ने खुद को मौर्य शासक कहा, अशोक ने खुद को मौर्य शासक कहा, अशोक ने खुद को मौर्य शासक कहा, मौर्य शासक कहा। सर ये कैसी बात हुई? पागलों वाली बात हो गई ना सर ये तो, मतलब मैं क्या यार, मतलब सर आप ये क्यों बता रहे हो खुद को वो मौर्य सम्राट कह रहा है, ये क्या बात हुई? बोला है ये मौर्य सम्राट। देखो बाबू बात क्या है कि क्योंकि इसने 99 लोगों का कत्ल किया था, तो बहुत सारे लोग मानते थे कि शायद ये आसपास के किसी राज्य का राजा रहा होगा, बट हमें पता लगता है कि आसपास के किसी राज्य का राजा नहीं था,
ये तो भृगु अभिलेख के अनुसार खुद को मौर्य ही बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भ्रात हंता कहते हैं, कह नहीं सकते दरअसल, हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर अच्छा ये सब अभिलेख जो है अशोक के बारे में है। मैं कह हाँ जी, बट सर इनको पढ़ा किसके द्वारा गया है ये बताइए, या इनकी खोज किसके द्वारा की गई है ये बताइए। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलता है कि इनको सबसे पहले टी फैन थैलर ने 1750 में खोजा था। अशोक के अभिलेखों की खोज, मतलब तीन तरीके से अशोक के अभिलेखों से सवाल बनते हैं। अशोक के अभिलेख, इनकी खोज, इनको पढ़ा किसने है? अशोक के अभिलेख, पहला सवाल बनेगा इनकी खोज किसने करी है? इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अगर आपको कुछ पता है तो फटाफट बताओ, ठीक है? अरे जल्दी बताओ फटाफट। तो पॉलिटी कब होगी? वो मंडे से आपकी जो पॉलिटी है वो जिन बैचेस में चल रही है ठीक है, जिनमें नहीं चल रही है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है अंकित? अब अशोक के अभिलेखों की मैं बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी खोज किसने करी है बताइए? डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? खोज बता दीजिए कि सर जी इसकी डिस्कवरी इसने करी थी। मैं ठीक है भाई मान जाऊंगा। दूसरा आप मुझे बताइए इनको पढ़ा किसने था? पढ़ा किसने था? रीड किसने करा है? ठीक है। तीसरा आप इसमें बताएंगे कि सर जी इसको प्रकाशित किसने किया है? प्रकाशित, पब्लिश किसने किया है? लोगों के सामने कौन लेकर आया? प्रकाशित यानी पब्लिश किसने किया? तो ये सारी जानकारी आप मुझे बताएंगे। तीनों तरीके से सवाल बनता है। तो जेम्स प्रिंशैप ने पढ़ा है। अच्छा एक पता है तुम्हें बस, अच्छा खोज किसने करी है? सर खोज के लिए आप याद रखें टी फैन थैलर, ठीक है? टी फैन थैलर आपको देखने को मिल जाएगा 1750, टी फैन थैलर देखने को मिल जाएगा। खोज हुई है बाबू 1750 में, किसके द्वारा हुई है? बाई टी फैन थैलर, बाई टी फैन थैलर। टी फैन थैलर के द्वारा हुई है, फैन थैलर। सबसे पहले पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंशेप 1837। पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंशेप ने, जेम्स प्रिंशेप ने, प्रिंशेप ने, जेम्स प्रिंशेप ने पढ़ा है। पूछा जाएगा कि प्रकाशित किसने किया है? देन सर प्रकाशित करने वाला नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम 1877, 1877। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय, भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख। याद रखना, याद रखना, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिना परेशानी के लिखो फटाफट से। अब इसके बारे में, इसके राज्य विस्तार की बात करता हूं। राज्य विस्तार कहां से कहां तक था? सर नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलता है। 1861 में एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाला है ये। ठीक है सर, मेरी क्लास 12वीं का रिजल्ट आ गया, कैसा रहा भाई रिजल्ट तुम्हारा? है विकास कनौजिया। टी फैंथलर ने तो दिल्ली मेरठ लेक की खोज की थी, दिल्ली मेरठ लेक की खोज की थी, बट करी तो 1750 में सबसे पहला तो वही था। क्यों पर मिला ए परमो? चलो इसका साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। अशोक का साम्राज्य विस्तार कैसा था? ठीक है चलिए, अंतिम शिलालेख की खोज वाइडेन ने की थी। वाइडेन ने की थी। यहां ध्यान दे लो अब, वाइडेन, ध्यान दिया नहीं जा रहा, मजे ले रहे हो। साम्राज्य विस्तार देखो, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, किंगडम एक्सपेंशन आप देखते हैं। किंगडम एक्सपेंशन, किंगडम एक्सपेंशन आप देखिए। सर जी किंगडम एक्सपेंशन तो इसको बहुत खतरनाक है जी। मैं क्या भाई क्यों है बहुत खतरनाक? बहुत खतरनाक इस कारण से है, ये अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और कठियावाड़ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर
अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक कठियावाड़ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, कठियावाड़ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक, खाड़ी तक। ये बच्चे इसका एक्सपेंशन है इन्हीं दिशाओं में जिस प्रकार से मैंने लिखा है। प्लस आपने किताब पढ़ी है राज तरंगिणी, पढ़ी है कि नहीं? राज तरंगिणी पुस्तक पढ़ी है या नहीं, ये बताओ। पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार एक बहुत तगड़ा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर पढ़ी है तो बता दो, तो मैं फैक्ट बताऊं। नहीं पढ़ी है तो फिर मैं तुम्हें फैक्ट नहीं बता रहा, फिर तुम हंसते डोलो, ठीक है। राज तरंगिणी के अनुसार बहुत जोर का काम हुआ था, यहां बताता हूं। बुक राज तरंगिणी कुछ कहती है, बुक है राज तरंगिणी। किसने लिखी है भाई? सर जी राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है राज तरंगिणी। तरंगिणी जो किताब है तरंगिणी, तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है, कल्हण ने लिखी है, कल्हण वॉज राइटर। इसमें लिखा गया है, इसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। वैसे ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 11वीं शताब्दी में लिखी गई है राज तरंगिणी। इसमें लिखा गया है कि अशोक का कब्जा कश्मीर पर भी था, अशोक का कब्जा कश्मीर पर था, कश्मीर पर था। पहला पॉइंट। दूसरा, नेपाल इसी ने बसाया, अशोक ने बसाया, अशोक ने बसाया। यह भी लिखा हुआ है कि नेपाल को किसने बसाया? नेपाल को भी अशोक ने बसाया है, नेपाल को भी अशोक ने बसाया है। श्रीनगर को भी अशोक ने बसाया है, देवपत्तनम नाम से। श्रीनगर को भी अशोक ने बसाया, श्रीनगर को भी अशोक ने बसाया, अशोक ने बसाया। इस स्थान का नाम रखा था उसने देवपत्तनम, देवपत्तनम, देवपत्तनम। इस स्थान का नाम क्या रखा था वो? देवपत्तनम। नेपाल अशोक ने बसाया, श्रीनगर अशोक ने बसाया, ये हमें पता लगता है यहां पर, ठीक है। बात आई समझ में? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आई होगी। और बताइए, आई ना बात समझ में? तो ये इस तरीके से चला है सारा मैटर, ठीक है। देवपत्तनम आपको जगह का नाम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसका साम्राज्य विस्तार भी आपने देख लिया, ठीक है। मोहित भाई फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम, फटाफट बात करते हैं हम आगे, ठीक है। जो तीसरी बुद्ध संगति है वो भी हम इसी के समय देखने को मिलती है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, तीसरी बुद्ध संगति इसी के समय में हुई है। थर्ड बुद्ध संगति इसी के समय में हुई है, थर्ड बुद्ध संगति। अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुई थी, अशोक के समय में, अशोक के समय हुई, पाटलिपुत्रा में। ये किसी भी राजा के द्वारा सर्वाधिक एक्सपेंशन था, ऐसा किसी और के में भी नहीं था, ठीक है। चलिए, समय हुई, ही एस्टैब्लिश्ड, या फिर थर्ड काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज इन हिज पीरियड, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज इन हिज पीरियड। जो तीसरी बुद्ध काउंसिल थी वो इसी के समय में हुई थी, ठीक है। चलो, अब बच्चे पूछेंगे इसका जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था, पर जरूरी नहीं है अंकित शर्मा। इसके अभिलेखों की संख्या क्या? आगे बच्चे वही पढ़ेंगे हम। अब इसमें जो बुद्ध काउंसिल हुई है तो पूछा जाता है स्थान कहां है, क्या है, और इसके अध्यक्ष कौन है। स्थान आपको देखने को मिलता है पाटलिपुत्र स्थान था, और अध्यक्ष देखने को मिलते हैं महाकश्यप। अध्यक्ष वॉज महाकश्यप आपको देखने को मिलता है, कश्यप। महाकश्यप भी वो हैं जिनके द्वारा अभिडंब पिटक लिखा गया था, अभिडंब पिटक लिखा गया था। फटाफट नोट करिए, बिना परेशानी के नोट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शैव धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि ये भगवान शिव को मानता था। शैव धर्म में यह भी लिखा हुआ है, मतलब राजरंगनी में यह भी लिखा हुआ है कि वह शिव को मानता था। ठीक है, ही वर्शिप अशोक शैव धर्म अनुयायी था, शैव धर्म मानता था, धर्म मानता था। बट ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ राजतरंगिणी बुक में ही लिखा हुआ है। अरे मोगलीपुत्र है एक्चुअली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, महाकश्यप नहीं है, दैट वाज मोगलीपुत्तिस। तरीके मैंने पहली वाली समिति के लिखवा दिए, मोगलीपुत्तिस है, मोगलीपुत्तिस, 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 मोगलीपुत्तिस है भाई। और यही है जी जिन्होंने अभिदंभ पिटक लिखा था। हाँ, मोगलीपुत्तिस है, महाकश्यप पहली में थे, मोगलीपुत्तिस, उत्ततिस। अगर ये नोट हो गया तो फटाफट बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर नोट हो गया तो फटाफट बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है? चीफ। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं इसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो कहलाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध इसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड पलक, बाकी बच्चे वेरी गुड। हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है सर, श्रीनगर में इसने शिव मंदिर भी बनवाया था। हाँ, आप लिख सकते हैं श्रीनगर में शिव मंदिर का निर्माण इसने किया था, इसी वजह से कहा जाता है वो शैव धर्म अनुयायी था। ठीक है, अब यहां हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, कलिंग युद्ध, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध आपको देखने को मिलता है, कलिंगा बैटल, कलिंगा बैटल। अब कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। अकबर का जो सॉरी अशोक का जो बैटल है, अशोक का जो बैटल आपको देखने को मिलता है, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जबकि मैं बात कर रहा हूं, इस प्रकार से हमारा साम्राज्य था उस समय। ठीक है, ये पूरे एरिया पर अशोक का ही कब्जा था, इस पूरे एरिया पर अशोक का ही कब्जा था। लाइक ऐसे पूरे ही एरिया पर किसका कब्जा था? अशोक का कब्जा था। बाकी दक्षिण में बहुत छोटे छोटे लोग आपको देखने को मिल रहे थे। लगभग इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। पूरे एरिया पर किसका कब्जा था? यहां तक म्यांमार पर भी, यहां नेपाल पर भी, कश्मीर पर भी अशोक का ही कब्जा था। एकमात्र शासक जिसने एक छत्र राज किया, यहां पर भी पूरा कब्जा किसका था? दैट वाज अशोका, दैट वाज अशोका जिसका पूरा कब्जा था। तो ये अशोका का पूरा एक्सपेंशन है। अब यहां पे ना छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे, हर एक जगह छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे। जैसे यहां कोई और राजा है, यहां कोई और राजा, क्षेत्रीय राजा है। इतने बड़े एरिया पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो यहां छोटे छोटे राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं। ये डायरेक्टली असम को, ये अशोक को केवल टैक्स देते हैं, दे गिव टैक्स टू अशोक। ये अशोक को क्या देते हैं? अशोक बैठा हुआ है यहां पर। अशोक की कैपिटल क्या? अशोक की कैपिटल तक्षशिला। कैपिटल क्या? तक्षशिला। ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र, सॉरी तक्षशिला नहीं, पाटलिपुत्र। कैपिटल क्या है बाबू? कैपिटल क्या है बाबू? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तक्षशिला बाबू यहां पर है, तक्षशिला, यहां तक्षशिला। पाटलिपुत्र है इसकी कैपिटल। ठीक है, ये राजधानी है। तो होता क्या है कि यहां का जो राजा है उसका नाम है पद्मनाभ। इसका राजा का नाम क्या? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां से आके ट्रेवल करेगा और यहां से आगे एंट्री करेगा तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स की डिमांड चल रही थी। इस वजह से अशोक ने कहा कि पद्मनाभ भाई तू ज्यादा टैक्स मत ले, मैं तुझ पे हाथ छोड़ दूंगा। लेकिन ये नहीं माना।
अशोक फिर जाता है, यहां से घूमता हुआ जा रहा है, डिंग 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 डिंग। अब यहां पे जब वो पहुंचा तो पद्मनाभ को लगा कि ये अकेला आ रहा है और इसके साथ एक बड़ी छोटी सी टुकड़ी है, तो मैं इसे मार गिराता हूं। अशोक को मार दूंगा तो कल नाम होगा मेरा, ठीक है। तो वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन अशोक के सैनिकों की, आधे सैनिकों की जान चली जाती है जो उसका दस्ता लेकर आया था। इस वजह से अशोक का मूड खराब हो जाता है पूरी तरीके से। अशोक ने आदेश दिया कि उड़ीसा में सबकी हत्या कर दो, मुझे वहां जीवन नहीं चाहिए, मृत्यु चाहिए सिर्फ। ये मैटर हुआ था। तो ये बैटल कब हुआ है भाई? कलिंग का युद्ध हुआ 261 में। यह है जब ये अपनी सिंहासन पर बैठा, तो उसके 8वें वर्ष हुआ था। सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष, सिंहासन पर बैठने के, सिंहासन के बैठने के, सिंहासन के बैठने के, सिंहासन पर बैठने के, सिंहासन पर बैठने के कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में 261 बीसी में बैटल हुआ। कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के राजा कौन है? कलिंग पद्मनाभ है कलिंग के राजा, पद्मनाभ। पद्मनाभ आपको देखने को मिलते हैं, पद्मनाभ, पद्मनाभ आपको देखने को मिलते हैं। यहां सामने कौन है बाबू? अशोक, अशोक महान। बैटल होता है, बहुत बुरी मार लगाई जाती है। अशोक महान इस बैटल को ना सिर्फ जीतते हैं, बहुत बड़े लेवल पर जीतते हैं। एक तो होता है बैटल जीतना, एक होता है सिस्टम ही हैंग कर देना। तो अशोक महान यहां बहुत बड़े लेवल पर जीतते हैं। वॉन द बैटल, वॉन द बैटल, बहुत बड़े स्तर पर जीतते हैं। इसकी हत्या कर दी गई, पद्मनाभ की कर दी जाती है हत्या, और यहां पर हिंसा ही हिंसा हो जाती है। यहां हत्या कर दी जाती है और यहां केवल हिंसा ही हिंसा हो जाती है, ठीक है जी हाँ। पद्मनाभ इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है। कुछ किताबें इसमें नंदराज नाम भी बताती हैं, कुछ किताबें नंदराज नाम भी बताती हैं, जबकि वो इनका वंश था। पद्मनाभ प्लस कुछ किताबें क्या बताती हैं? नंदराज, नंदराज भी बताती हैं, नंदराज भी बताती है, नंदराज। सम बुक सेज दैट इट वाज नंदराज, बट जरूरी होगा कि आप पद्मनाभ याद रखें, वो ज्यादा जरूरी है। बैटल हुआ, ठीक है, चलिए, ठीक है। लेकिन भैया पद्मनाभ सही है, नंदराज मेरे हिसाब से सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, नंदराज नॉट करेक्ट, पद्मनाभ ही सही है। बैटल के बाद अशोक जीतता है, बड़ी विजय प्राप्त करता है, लेकिन इसमें ये इतनी हिंसा कर देता है कि इसका मन पसीज जाता है। क्योंकि जब ये युद्ध के बाद कलिंग में पहुंचा तो वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा 2x2 का अपने हाथ में तलवार लिया आ रहा है। अशोक ने पूछा कि तुम युद्ध में क्यों जा रहे हो? उस बच्चे ने कहा कि और कोई बचा ही नहीं है, अब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, अभी तो भले ही वो मेरे प्राण ले ले। तो अशोक को उसको देखते हुए अपने मन में बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि करुणा आ गई। तो अशोक ने कहा कि मैंने क्या किया? व्हाट द सिन आई हैव कमिटेड बॉय, व्हाट द सिन आई हैव कमिटेड, ये मैंने क्या किया? मानवता का संहार। इसके बाद उसका मन पसीज गया और इसी की वजह से अशोक ने अपनी इस भेरी घोष की नीति को त्याग दिया और अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया। कहा जाता है इसी के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा और बुद्ध धर्म को अपनाया। भेरी घोष यानी अहिंसा प्लस बुद्ध धर्म को अपनाया, धर्म अपनाया, एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को उसने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी भेरी घोष की नीति को छोड़कर, भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म अपना लिया। भेरी घोष त्याग कर धम्म अपना लिया। भेरी घोष का मतलब होता है हिंसा। भेरी घोष त्याग कर धम्म अपना लिया। भेरी घोष को उसने त्याग दिया, भेरी घोष को त्याग दिया, ठीक है। तो ही जस्ट रिनाउंस भेरी घोष, accept धम्मा, accept धम्म,
एक्सेप्ट धम्मा, धम्म को अपना दिया, रक्तपात की नीति को त्याग दिया। रक्तपात की नीति ही भेरी घोष कहलाती है, अहिंसा ही हिंसा। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कहां पर है। सर इसका 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जो आपको 13वां शिलालेख देखने को मिलता है उसमें इसका उल्लेख भी है, याद रखेंगे। इसका जो उल्लेख आपको देखने को मिलता है, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है 13वें अभिलेख में। ठीक है, याद रखना, 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में, इसका 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अभिलेख है, 14 में से 13 में शिलालेख में जानकारी है इस पूरे अटैक की। 13 रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट्स, 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 13 रॉक एडिक्ट्स इसके बारे में बात करता है। 13वें शिलालेख में इसके बारे में जानकारी। रॉक एडिक्ट्स का मतलब होता है शिलालेख। इस युद्ध में कितने लोग मारे गए वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, चलो मैं देखता हूं विजय। तो ये कलिंग का युद्ध था जो मैंने आपको यहां बताया, दैट वाज कलिंगा, कलिंग बैटल। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कि किस प्रकार से उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार, अगले पेज पर लिख रहा हूं। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से होता है, लिखिए फटाफट से। नोट होती बता दो कि सर नोट हो गया। बताएं सर जी, इसका साम्राज्य, बाबू ये इसी का साम्राज्य है, अशोक का साम्राज्य है। प्रांत देखते हैं, मौर्यकालीन प्रांत, हेडिंग है अगली, मौर्यकालीन प्रांत, मौर्यकालीन प्रांत, मौर्यकालीन प्रांत, मौर्यकालीन प्रांत। इसको क्या बोल सकते हैं मौर्यकालीन प्रांत को, लिखिएगा। ठीक है, प्रोविंस ऑफ मौर्यंस, प्रोविंसेस ऑफ मौर्यंस, मौर्यंस, प्रोविंसेस ऑफ मौर्यंस आप देख सकते हैं। तो जो मौर्यकालीन प्रांत है वो कैसे हैं, देखिए कैसे हैं। दरअसल ये चारों दिशाओं में है, चहु दिशाओं में है, बट हम लिखते हैं उत्तरापथ। उत्तरापथ आपको देखने को मिलता है नॉर्थ, तो वहां पे प्रांत स्थापित करता है ये। तो पूछा जाता है उत्तरापथ में कौन था, दैट वाज तक्षशिला, 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 तक्षशिला। कहां पे है लोकेशन भी बता दूंगा। दक्षिणापथ में कौन सा था, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ में कौन था, स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ में आपको कौन सा था, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, देखिए स्वर्णनगरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। पश्चिमी पथ में कौन सा था, उज्जैनी, पश्चिमी में उज्जैनी था, उज्जैनी, पश्चिमी में उज्जैनी था। और पूर्वी में था तौसली। पूर्वी में आपको देखने को मिल जाएगा तौसली, यानी कि जो कलिंग है, कलिंग है, तौसली है। ठीक है, याद रखना। उज्जैनी यानी बाबू अवंती राष्ट्र, अवंती काफी बड़ा था वो, पहले मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा था ये, राइट। पूर्वी में आपको तौसली देखने को मिलता था, तौसली, तौसली। ये अशोक ने ही ऐड किया था, यानी कलिंग की कैपिटल है, कलिंग देखने को मिलता था, कलिंग की कैपिटल है तौसली। कलिंग था, कलिंग की कैपिटल क्या, कैपिटल है तौसली, तौसली। एंड मेरे भाई मध्य में आपको कौन सा देखने को मिलता था, मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत का नाम क्या था बाबू, मध्य प्रांत का नाम क्या था बाबू। सीधे तौर पर आप बताएंगे कि सर जी मध्य प्रांत का जो नाम था दैट वाज पाटलिपुत्रा, दैट वाज पाटलिपुत्रा, जिसको प्राची बोलते थे, दैट वाज पाटलिपुत्रा। पूछा जाता है इसमें अशोक ने कौन सा ऐड किया था,
तौंसली यानी कलिंग को एडिड बाय अशोक, एडिड बाय अशोका, इसको अशोक के द्वारा शामिल कराया गया। तो ये इस प्रकार से देखने को मिलता है आपका मौर्यकालीन प्रांत, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं मौर्यकालीन प्रांत। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे कि अशोक के शिलालेखों की बात करेंगे, स्तंभ लेखों की बात करेंगे, गुहा लेखों की बात करेंगे। तो कल की क्लास का टॉपिक क्या है? अशोक के शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक मिनट रुकना अभी। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, स्तंभलेख एंड गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इनके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इंस्क्रिप्शंस, वर्डिक्ट्स एंड जो आपके होते हैं जितने भी के वर्डिक्ट्स होते हैं, ठीक है। स्वर्णगिरी बता दो दिया, स्वर्णगिरी बाबू दक्षिण में था स्वर्णगिरी, ये रहा स्वर्णगिरी, राइट, दैट इज वेरी गुड। तो बाबू कल की क्लास में इसे करेंगे, इसके बाद मौर्यन खत्म हो जाएगा, फिर अगली क्लास में पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता खत्म हो जाएगा, एक क्लास में, 2 क्लास में गुप्ता खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपके टोटल जो क्लास बची हैं वो अगली ही क्लास आपकी तकरीबन 9 क्लास बची है। 9 क्लास में आपकी हिस्ट्री खत्म, समझ गए? एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी 9 क्लास में। सर क्या इस समय मुस्लिम्स थे? इस समय मुस्लिम्स का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, नो एविडेंस ऑफ मुस्लिम्स। अंतर क्या है तीनों में? अरे कल ही बताऊंगा ना बाबू तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। चलो अब जरूरी बात जो मैं बता रहा था वो ये है कि जिस भी बच्चे को मूल विधि की ताबड़तोड़ क्लास करनी है, जानना है कि भारत देश में कानून किस तरीके से काम करता है, तो आप ताबड़तोड़ तरीके से क्लास से जुड़ जाना। कल दोपहर 11 बजे आपको अलग ही लेवल पर स्वाद आ जाएगा। ये क्लास आपकी होने वाली है, अलग ही प्राइम लेवल की क्लास होगी। यहां पहले ही बच्चे पहुंच चुके हैं, तो तगड़े तरीके से आप भी तैयार रहना। मूल विधि का लेक्चर 1 होगा, जिसमें थियोरी भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। खतरनाक तरीके से रेडी रहना, ठीक है, खतरनाक तरीके से रेडी रहना। अलग ही लेवल के क्वेश्चंस होंगे, अलग ही लेवल के सवाल होंगे, अलग ही लेवल के आप होंगे, अलग ही लेवल के हम होंगे, ठीक है जी हाँ। अंशिका चलो, ठीक है चलो। मुस्लिम कब आए हैं? 712 एडी के बाद आए हैं, ठीक है। नोट्स भी वहीं आपको पता लग जाएगा। चलो अब कल मिलेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।